हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि संस्कृत में वर्ण किस प्रकार उच्चारित किए जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले गाइस आपको ये बता दें कि हम लोग संस्कृत जो है एकदम सीरीज में कर रहे हैं शुरुआत से। तो महासा सूत्र, प्रत्याहार, संस्कृत वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण स्थान, जो पिछली क्लासें हैं आप लोग सीरीज से देखते रहिए। इससे आपको आगे की जो वीडियो आएंगी उनमें आपको हेल्प मिलेगी समझने में। चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। जो टेबल बताई थी संस्कृत के जो उच्चारण स्थान उनको समझने के लिए जो सूत्र बनाए जाते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। जूनियर का जो टेट होता है उसमें इस सूत्र से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इनमें इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो ये सूत्र बहुत ज़रूरी होते हैं जब खासकर आपके जूनियर जो टेट में आते हैं, सूत्र से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। आ ये हो गए आपके। कु का मतलब यहाँ संस्कृत में होता है कु हो गया, चू हो गया, टू हो गया, तू हो गया। इसका मतलब होता है पूरा का वर्ग। का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो इस सूत्र के अंतर्गत आएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। का, ख, ग, घ, अंगा। और क्या होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ हो गया बड़ा। इसके बाद का वर्ग हो गया आपका, हा हो गया और विसर्ग हो गई। ये सब जो हैं आपके ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है गाइस। चलिए दूसरे सूत्र पे हम लोग आते हैं। इचु शानाम तालु। जैसे ऊपर के सूत्र में किया था वैसे नीचे छोटी ई, बड़ी ई। चू मतलब पूरा चा वर्ग आपका। और शा और या ये आपके तालु से उच्चारित किए जाते हैं। क्या इचु शानाम तालु। ई बड़ी ई, चा वर्ग आपका, चा छा जा जा या और शा आपके तालु से होते हैं। फिर तीसरा फार्मूला देखते हैं। ऋतु साणाम मूर्धा। इसमें री और आपका टू मतलब टा वर्ग, टा ठा डा ढड़ा, रा और शा षटकोण वाला, ये आपके मूर्धन में आते हैं। फिर लितुल सानाम दंता। इसमें ली तू मतलब ता वर्ग आपका, ता था दा धा ना, लितुल सानाम दंता। तो आपके इसके बाद ता वर्ग के बाद ला और सा जो आपका है ये आपके दंत में आएगा। फॉर्मूले का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि फॉर्मूले से ही ये वर्ण आसानी से पता चल जाते हैं और आपको एक दो बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है डेली, बाकी आपको याद हो जाएंगे। अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं। उपपद्यमाम निया नाम ओष्ठो। इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू मतलब पा वर्ग आपका, पा फा बा भा मा। उपपद्मानीय नाम जो आपको पा फा बताया था वो, ये सब जो हैं ये सब आपके ओष्ठ में आ जाते हैं, ओष्ठ वर्ण होते हैं ये। इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो यम गणना नाम नासिका चा। यम गणना जो है, यम गणन ये आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक है, नासिका से बोले जाते हैं। और आपके ऊपर भी आपने देखा था कि सबके लास्ट में जो है का खा का अंगा, ये इसमें भी आता है लास्ट वाला वर्ण और नीचे भी आता है, इसलिए कहा गया नासिका से भी बोले जाते हैं। और जो लास्ट वर्ण इनका जो अलग अलग भी है वहाँ से भी बोले जाते हैं। जैसे आपको ना जो है आपको इसमें भी मिल जाएगा, ऋतुलसा नाम दंता में भी, और नीचे आपको यमगणना भी। इसलिए यमगणना नाम नासिका चा, नासिका से भी बोले जाते हैं। और इनके अलग अलग जो उच्चारण हैं स्थान वो अलग अलग यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अंगा यहाँ कंठ से बोला जाता है, यहाँ तालु से बोला जाता है, यहाँ ड़ा मूर्धा से बोला जाता है, यहाँ ना दंत से बोला जाता है। इसी प्रकार ये यमगणना नाम है नासिका से बोला जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से आप लिख सकते हैं कि नासिका से आ रहा है या फिर जिनके अपने अपने अलग अलग उच्चारण स्थान उनमें से ऑप्शन आएगा।
दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा तो आप परेशान मत होइए, नहीं तो ये पूछा सकता है कि नासिका से और उनका किसी एक का उच्चारण स्थान अलग से ले लेंगे तो ये कौन सा वर्ण है पूछ लेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं एद्योतो कंठ तालु। इसमें ए जो वर्ण है वो आपका कंठ तालु से बोला जाता है। और इसके बाद ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ जो है आपका ये कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। और लास्ट जो आपका इसमें है वकारस्य दंतोष्ठम, जो वाह है आपका ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया था। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूली वर्ण हैं जो क ख जो हैं वो जिह्वामूल से बोले जाते हैं। नासिका अनुस्वार, जो अनुस्वार होता है वो आपका नासिका नाक से उच्चारित किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आगे इसमें थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से। कंठ में जो वर्ड होते हैं आपके वो आपके अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का वर्ग हा और विसर्ग आते हैं। दूसरा आपका देखते हैं तालु से इचुषा नाम तालु, ई चा वर्ग या शा वर्ण जो आपके हैं ये तालु से आते हैं। फॉर्मूले में ही पूरा देख लीजिए, फॉर्मूले में ही लिखा होता है। ई से आपका ये हो गया, चू से आपका पूरा चा वर्ग हो गया, या हो गया, फिर शा हो गया, ये आपके तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, फिर मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं, ऋतु साणाम मूर्धा आपका इसमें री हो गया, टा वर्ग हो गया, रा हो गया, श हो गया, ये सब आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत में देखते हैं तो ली, ता वर्ग, ला और शा ये आपके जो हैं ये दंत से बोले। लितुल सा नाम दंता, नाम मत काउंट कर दीजिएगा, जो लास्ट में ड़ा लिखे रहते हैं संस्कृत में लिखने का जो होता है तरीका वो इसी प्रकार लिखे जाते हैं। लितुल सा नाम दंता, ऋतु साराम मूर्धा। तो आगे के वर्ड लिए जाते हैं, लास्ट वाला वर्ड छोड़ के लिखा जाता है। फिर इसके बाद ओष्ठ वर्ण में क्या होता है, ओष्ठ वर्ण में हमारा उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, इसमें उ पा वर्ग उपपद्मानीय वर्ण। ठीक है, नासिका अनुनासिक यमगणना नाम नासिका चा, प्रत्यय का 5 वर्ण नासिक का वर्ण माना जाता है। अब ये नोट आप देख लीजिए जरा, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं जैसा अभी बता रहे थे। अर्थात ये वर्ण अपने मूल उच्चारण के स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। मूल उच्चारण आपको बताया था, हर एक फॉर्मूले में एक 5वां वर्ण का अलग अपना उच्चारण होता है और साथ में इसके नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, नाक से भी बोला जाता है। इसलिए यमगणना नाम नासिका च सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा, पूरा नोट आसानी से और बिल्कुल समझ से पढ़िए। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। यदि हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का ही चुनाव सही माना जाता है। जैसा कि पेपर में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, इसी सूत्र के अंतर्गत यमगणना नाम नासिका चा से आता है क्वेश्चन, तो इसमें आप यही टिक लगाएंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कंठ तालु कंठ तालव्य, दोनों जो बोले जाते हैं ए दो तो कंठ तालु, ए इसमें वर्ण होता है। कंठोष्ठ में आपका ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ वर्ण होता है। दंतोष्ठ जो आपका होता है वकारस्य दंतोष्ठम। जिह्वामूल में जिह्वामूलक होते हैं का खा गा। काकल्य वर्ण आपको पिछली क्लास में बताया था कि हा होता है और हा होता है। वत्स्य वर्ण होते हैं ना, ला और शा होते हैं। ठीक है गाइस, आपके पिछली जो क्लास थी उसमें काफ़ी डिटेल में भी इसको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उच्चारण स्थानों की संख्या जो पिछली बार बताई थी कि पढ़ने के अनुसार 8 होती है, तो यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से 8 होती है। हमारे मुख में उच्चारण उपयोगी अवयवों कुल संख्या 8 मानी जाती है। और इसमें जो सूत्र लिखा है अष्टो स्थानानि वर्णानुमारा कंठा शिरस्तथा जिह्वामूलश्च दंताश्च नासिकोष्ठ च तालु च। इसमें 8 वर्ण कौन कौन से बताए गए हैं कि उर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। ये जो आपके हैं ये 8 आपके उच्चारण स्थान होते हैं जिनकी सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है गाइस, इन्हें देख लीजिएगा कि पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों को उनको उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है हमारा, इसके अंदर हमारे स्पर्श, संघर्षी, घोष, अघोष, काफ़ी वर्ण आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पर्श संघर्ष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु के स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण भी करती हुई आए तो ऐसी ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं। जैसे च, छ, ज, झ। क्या होता है स्पर्श संगम? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु के स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण भी करती हुई आए तो ऐसी ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं। जैसे चा, छा, जा, झा। संघर्षी की बात करें तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है। जैसे फा, जा, सा। इसमें काफ़ी बुकों में ये भी देखने को मिला है कि शा हो गया आपका, शा, शा, हा, ये भी आपके संघर्षी में जोड़ ले जाते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आए कहीं इनमें से फा, जा, शा में ऑप्शन ना दिखे, अगर इनमें से ऑप्शन दिखे तो आप टिक लगा सकते हैं। ये आपकी संघर्षी ध्वनियों में आ जाएगा। ठीक है। लुंठित क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा नोक में लुंठन या आलोड़न क्रिया होती है। हिंदी की रा ध्वनि प्रकंपित या लुंठित वर्ग में आती है। इसमें क्या होता है? जिह्वा जो नोक है वो रगड़ के साथ ऊपरी भाग में टच करते हुए बोली जाती है रा, जिसमें आप उच्चारण करके देख लीजिए तो ये लुंठित होती हुई बाहर ध्वनि आती है, तो इसको लुंठित वर्ण कहा जाता है रा को, या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। पार्श्विक क्या होती है? हिंदी की ला ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है, किंतु जिह्वा नोक के दोनों तरफ से हवा बाहर निकलने का रास्ता है। दोनों तरफ पार्श्व से हवा निकलने का इस ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। ला के उच्चारण में जिह्वा के दोनों ओर से वायु बाहर निकलती हुई रगड़ के साथ आगे बढ़ती है, इसलिए इसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। पार्श्व मतलब पीछे से हवा दोनों तरफ से बाहर आती हुई आगे निकलती है, तो उसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण ला। ठीक है। उच्क्षिप्त वर्ण देखते हैं अब हम लोग। उच्क्षिप्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक जिह्वा को मोड़ के मूर्धा की ओर ले जाते हैं और फिर झटके के साथ जीभ को नीचे फेंका जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? इसमें आपका आता है, लिख लीजिए, ड और ड। नोट कर लीजिए आप लोग, नीचे दोनों में बिंदु लगा लीजिएगा। इसमें आपका आता है ड और ड। ये दोनों नीचे बिंदु लगा लीजिएगा। ठीक है गाइस। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं इसमें। स्पर्श संघर्ष में क्या आता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु के स्पर्श के साथ संघर्ष करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श संघर्ष कहते हैं। चा, छा, जा, झा। और संघर्षी वे व्यंजन होते हैं इसमें वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है, जिसमें फा, जा, सा, और हमने बताया था कि इसमें शा, शा और हा भी ले लिए जाते हैं संघर्षी में। लुंठित में जो है रगड़ के साथ लुंठित होते हुए ध्वनि जो प्रकंपित होते हुए बाहर आती है उसमें रा वर्ण आता है आपका। पार्श्विक में जीभ के दोनों ओर से हवा निकलती हुई बाहर आती है, तो इसे पार्श्विक वर्ण ला कहा जाता है। उच्क्षिप्त में ड और ढ दो ध्वनियाँ आती हैं जिन्हें उच्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जिह्वा को मोड़ कर मूर्धा की तरफ ले जाया जाता है, इसलिए उसे उच्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के द्वारा घोष, सघोष आदि के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया हो वीडियो।